टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं हम एचपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हम साइकोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करते हैं। हम ऑलरेडी साइकोलॉजी के 4 चैप्टर्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो आप उन्हें जरूर देख ले, इससे आपकी डेफिनेटली एचपी टेट में हेल्प मिलने वाली है। आज हम साइकोलॉजी के 5th चैप्टर हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट को पढ़ने से पहले हमें हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का मीनिंग समझना पड़ेगा। हेरिडिटी को हिंदी में अनुवंशिकता कहते हैं। हेरिडिटी होता है जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू देयर जीन्स। जो ट्रेड्स होते हैं पेरेंट्स से बच्चों में जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, जो जैसे जैसे ट्रेड्स जो होते हैं, जो पेरेंट्स में जो गुण होते हैं वो बच्चों में जाते हैं थ्रू देयर जीन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे ट्रेड्स हो गए हाई आई कलर, हाइट, स्किन कलर एट्सेट्रा। तो जैसे आपने सुना होगा कि अगर बच्चे के मदर या फिर फादर की हाइट कम है तो बच्चे की भी कई बार हाइट छोटी रह जाती है। तो ये एक ट्रेट है जो बच्चे से जो पेरेंट्स से बच्चे में आया। तो यही है हेरिडिटी, जो जेनेटिक ट्रांसमिशन ऑफ जो ट्रेट्स होते हैं जो पेरेंट्स से जो बच्चों में आते हैं थ्रू देयर जीन्स के थ्रू जो आते हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं। इन्वायरमेंट होता है पर्यावरण, यानी कि इन्वायरमेंट होता है ऑल एक्सटर्नल फैक्टर दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट। इन्वायरमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे का अगर उसके होम इन्वायरमेंट पढ़ने वाला होगा तो बच्चा भी नेचुरली पढ़ने में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। अगर किसी के घर में पढ़ने का माहौल बिल्कुल नहीं होगा, ख़राब माहौल रहेगा, तो बच्चा भी उसी प्रकार से रहेगा, उसका भी पढ़ने में मन नहीं करेगा। तो यही है इन्वायरमेंट। ओके, तो हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर है जबकि इन्वायरमेंट एक डायनेमिक फैक्टर है। स्टैटिक कैसे हुआ और डायनेमिक कैसे हुआ? हेरिडिटी क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू देयर जीन्स। तो जीन्स से जो ट्रेड्स पेरेंट्स से बच्चे में आते हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं। तो ये एक स्टैटिक है, यानी कि स्थिर है, ये हम बदल नहीं सकते। जिस तरीके के पेरेंट्स के ट्रेड होंगे वो बच्चे में उसी तरीके से आएंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है ये ट्रेड्स जो हेरिडिटी है। लेकिन इन्वायरमेंट जो है वो एक डायनेमिक फैक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मतलब जो इन्वायरमेंट है ये टाइम टू टाइम बदलता रहता है। तो इन्वायरमेंट डायनेमिक फैक्टर एंड हेरिडिटी स्टैटिक फैक्टर है, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट आपसे कई बार एचपी टेट में पूछा गया है कि एक हेरिडिटी का बायोलॉजी का कंसेप्ट है कि क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट, कि एक ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो आपको हमेशा याद रखना है कि एक ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं ये 2-2 के पेयर में होते हैं। कितने के पेयर में? 2-2 के ये पेयर में होते हैं। तो 46 जब क्रोमोसोम्स है, अगर ये 2-2 के पेयर में होंगे तो 23 पेयर हो जाएंगे। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि एक ह्यूमन में 23 पेयर्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स के होते हैं, जिनमें से 22 पेयर जो होते हैं उन्हें ऑटोसोम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोसोम्स। और जो 1 पेयर है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो एक मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। जो ये एक पेयर होता है, एक पेयर में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 2। मैंने आपको ये बता दिया था। तो जो एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम, तो ये मेल में अलग होता है और फीमेल में अलग होता है। मेल में होता है XY और फीमेल में होते हैं बोथ XX। तो यही क्वेश्चन आपके 2024 जून टेट में भी पूछा गया था कि फीमेल में जो फीमेल और मेल है उनमें कॉमन कौन सा क्रोमोसोम होता है? तो X क्रोमोसोम कॉमन होता है। तो यही आपको याद रखना है कि 23 पेयर्स होते हैं एक ह्यूमन में, और जिनमें से 22 ऑटोसोम्स होते हैं और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। मेल में जो होता है वो जो एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है उसमें X और एक क्रोमोसोम Y होता है, जबकि फीमेल में दोनों जो क्रोमोसोम होते हैं वो X और X होते हैं। ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट है ट्विंस का कंसेप्ट। ट्विंस आप जानते हैं कि ट्विंस जो होते हैं वो जुड़वा यानी कि ट्विंस। आपने बहुत बार ट्विंस को देखा होगा, ट्विंस ब्रदर होते हैं, कई बार ट्विंस सिस्टर होते हैं। तो ये ट्विंस का क्या कंसेप्ट है? ट्विंस जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल एंड फ्रेटर्नल ट्विंस। तो आइडेंटिकल ट्विंस क्या होता है? आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं ऐसे ट्विंस जिनका सेम सेक्स एंड सेम मेकअप होता है, यानी कि सेम जेंडर होता है दोनों का और सेम ही वो दिखते होंगे, उन्हें कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। जो सेम दिखते हैं और सेम उनका जेंडर होगा, जैसे 2 बहनें हैं वो सेम दिखती हैं और उनका जेंडर भी कैसा है? सेम है, दोनों गर्ल्स हैं। जबकि जो फ्रेटर्नल जो ट्विंस होते हैं वो कैसे ट्विंस होते हैं? वो ऑपोजिट सेक्स के होते हैं और ऑपोजिट उनका मेकअप होता है। वो ट्विंस जो होते हैं, ट्विंस वो होते हैं पर वो ऑपोजिट सेक्स, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, और वो जरूरी नहीं है कि वो सेम ही दिखते होंगे, थोड़े बहुत तो दिखते होंगे पर जरूरी नहीं है पूरे के पूरे वो सेम दिखे। तो ये होता है आइडेंटिकल ट्विंस और एक होता है फ्रेटर्नल ट्विंस। तो इसमें बायोलॉजी का थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये आप थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिकल जो ट्विंस होता है, जो सेम होते हैं, सेम जेंडर और सेम मेकअप जिनका होता है, वो क्या होता है कि वो मोनोजाइगोटिक होते हैं। यानी कि मोनो मीन्स होता है वन जायगोट जिसमें होता है वो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक। और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होते हैं? डायजाइगोटिक, यानी कि डाई मीन्स 2
टू जाइगोटिक ये होते हैं। तो यही आपको याद रखना है। और आइडेंटिकल ट्विंस अकर व्हेन अ सिंगल फर्टिलाइज्ड एग स्प्लिट इनटू 2 एम्ब्रॉयज। तो ये बायोलॉजी की थोड़ी सी टर्म्स है, आपको पता नहीं समझ आएगी कि नहीं, तो आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि 1 एग होता है, जो 1 सिंगल एग होता है किसमें, आइडेंटिकल ट्विंस में। और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस अकर व्हेन 2 सेपरेट एग्स आर फर्टिलाइज्ड बाय 2 सेपरेट स्पर्म सेल। तो आपको इसमें याद रखना है कि 2 एग्स होते हैं। तो बेसिकली आपको याद क्या क्या रखना है ट्विंस में, कि ट्विंस 2 टाइप्स के होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं, सेम जेंडर होता है और सेम वो दिखते हैं। और फ्रेटर्नल ट्विंस में क्या होता है, ऑपोजिट जेंडर और वो सेम दिख भी नहीं सकते हैं, तो ऑपोजिट मेकअप इनका हो सकता है। आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं मोनोजाइगोटिक एंड फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं डाइजाइगोटिक। आइडेंटिकल ट्विंस में सिंगल एग होता है और फ्रेटर्नल ट्विंस में 2 एग्स होते हैं। बस आपको थोड़ी बायोलॉजी की टर्म्स है, आपको ये थोड़ी बहुत याद रख लेनी है। नेक्स्ट है नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है कि नेचर क्या है और नर्चर क्या है। ये एक डिबेट है, जेनेटिक वर्सेस इन्वायरमेंट डिबेट भी इसे कहते हैं। ये डिबेट क्या है, नेचर, सबसे पहले आप याद रखेंगे कि नेचर क्या है। इस डिबेट में नेचर है हेरिडिटी एंड नर्चर क्या है, नर्चर जो है वो इन्वायरमेंट है। ओके, नेचर है हेरिडिटी एंड नर्चर है इन्वायरमेंट। तो ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की एक डिबेट है। इस डिबेट में क्या है कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस लिए, किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो आप बताइए किसी ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेचर या फिर नर्चर, यानी कि जेनेटिक्स यानी कि हेरिडिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर इन्वायरमेंट। तो हेरिडिटी होता है ट्रेड्स का पेरेंट्स से बच्चों में आना थ्रू देयर जीन्स, और इन्वायरमेंट जो होता है एक एक्सटर्नल फैक्टर होता है जो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। तो आप बताइए कौन सा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये दोनों जो ये फैक्टर है, ये बोथ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी ह्यूमन की डेवलपमेंट के लिए। तो ये इस तरीके की ये डिबेट है, नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट। एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ये हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ का प्रोडक्ट है। मतलब हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट जो होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट एक थ्योरी है, ग्रिगोर मेंडल की एक थ्योरी है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेंडल कौन है। मेंडल जो है वो फादर ऑफ जेनेटिक्स है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ये भी बायोलॉजी की एक इन्होंने एक थ्योरी दी है, ग्रिगोर मेंडल थ्योरी। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, पीज पे यानी कि मटर पे एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था, इन्होंने 2 मटर लिए थे, एक ग्रीन मटर एक येलो मटर। ओके जी, इन्होंने क्या किया, दोनों की ब्रीडिंग कराई, एक ग्रीन मटर की ब्रीडिंग कराई और येलो मटर की, दोनों की आपस में क्या कराई, ब्रीडिंग कराई। उन्होंने देखा जब उन्होंने ब्रीडिंग कराई, बाद में क्या हुआ कि दोनों येलो मटर निकलते हैं। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बोथ जब 2 येलो मटर निकले, उन्होंने मेंडल जी ने क्या किया, जो ये येलो मटर निकले थे इनकी फिर से आपस में ब्रीडिंग कराई। तो इन्होंने देखा कि एक ग्रीन मटर निकला और 3 येलो मटर निकले। तो इस थ्योरी के हिसाब से इन्होंने 3 प्रिंसिपल दिए, प्रिंसिपल ऑफ ग्रिगोर मेंडल थ्योरी। 3 प्रिंसिपल कौन कौन से दिए, तो आपको बेसिकली यही याद रखना है कि ग्रिगोर मेंडल थे ये जेनेटिक्स के फादर थे और इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मटर पे। तो इन्होंने प्रिंसिपल भी दिए थे 3। कौन कौन से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कहता है कि जो जैसे मैंने आपको एक एक्सपेरिमेंट में बताया कि एक ग्रीन मटर था एक येलो मटर था, जब इसकी ब्रीडिंग हुई तो येलो मटर 2 निकले। तो क्या किया, येलो मटर ने किसको डोमिनेट किया, ग्रीन को डोमिनेट किया। तो यही है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस कि डोमिनेट करता है कोई भी एक, जो हमने येलो मटर का एग्जांपल लिया था, तो डोमिनेंस हुई है इसमें किसकी, ग्रीन मटर की। सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मीनिंग होता है विभाजन। इस प्रिंसिपल का मीनिंग है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन का, कि जो ये ट्रेड्स है, ट्रेड्स ही बोल सकते हैं इसके, कि पहले हमने जब ब्रीडिंग कराई थी तो येलो मटर निकले दोनों, और जब बाद में हमने ब्रीडिंग फिर से ये दोनों येलो मटर की कराई तो एक ग्रीन मटर भी निकला। तो इसका मतलब है कि जो ग्रीन मटर था इसके जो पूरे के पूरे जो ट्रेड थे ये मरे नहीं थे, ठीक है जी। तो ये ग्रीन मटर बाद में कैसे हुआ, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन कि ये जो ट्रेड है ग्रीन मटर के, ये अभी तक ये कभी मरते नहीं है, थोड़े थोड़े ये रहते हैं हमेशा। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है, थर्ड प्रिंसिपल है यहाँ पे लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है कि जो एक ट्रेड है वो इंडिपेंडेंट होता है दूसरे ट्रेड पे, ये डिपेंड नहीं करता है ट्रेड आपस में। ओके, ये है ग्रिगर मेंडल की थ्योरी। आपको बेसिकली यही याद रखना है कि इसने एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, मटर पे किया था, और 3 प्रिंसिपल दिए थे, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है लॉज ऑफ हेरिडिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है कि विच वन ऑफ दीज आर लॉज ऑफ हेरिडिटी। आपको एक इसमें से क्या करेंगे कि 3 ऑप्शन दे देंगे, और क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि विच ऑफ वन ऑफ दीज आर नॉट लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो आपको सबसे पहले लॉज के नेम याद होने चाहिए। लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, इसी को लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस भी कहते हैं। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन एंड थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रिग्रेशन। सबसे पहले लॉ की बात करते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मीन्स सेम। ये लॉ क्या कहता है कि जैसे हेरिडिटी के ये लॉ है, जो हम पेरेंट्स से जो हम ट्रेड्स लेते हैं बच्चे थ्रू देयर जीन्स,
तो ये लॉ कहता है कि सेम पेरेंट्स सेम चिल्ड्रन, सिमिलैरिटी है ना, ये लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। ये लॉ कहता है कि जैसा जो पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, लाइक बिगेट्स लाइक, इसका मतलब यही है, जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। टैलेंटेड अगर कोई पेरेंट्स होंगे, किसी के पापा टैलेंटेड होंगे, मदर टैलेंटेड होंगे, तो आगे बच्चा भी टैलेंटेड निकलेगा इस लॉ के अकॉर्डिंग। अगर कोई डार्क पेरेंट्स होंगे, कोई पेरेंट्स हैं तो डार्क ही चाइल्ड निकलेगा, मीन्स सेम जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही चिल्ड्रन होंगे। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन क्या कहता है, जरूरी नहीं है कि अगर डार्क पेरेंट्स है तो डार्क ही चाइल्ड होगा, ऐसा जरूरी तो नहीं होता है कि डार्क, अगर किसी की हाइट किसी के पेरेंट्स की छोटी है उसकी हाइट भी छोटी होगी, कई बड़े भी हो जाते हैं। तो ये कहता है लॉ ऑफ वेरिएशन की जरूरी नहीं है कि सेम पेरेंट्स के सेम चिल्ड्रन होंगे। थर्ड है लॉ ऑफ रिग्रेशन। लॉ ऑफ रिग्रेशन क्या कहता है कि एवरेज ट्रेट टेकन फ्रॉम पेरेंट्स, यानी कि जो बच्चा है वो अपने पेरेंट्स से कितने ट्रेट लेता है, एवरेज यानी कि मीडियम से, यानी कि ना तो वो बिल्कुल सेम होगा अपने पेरेंट्स की तरह, अपने माता पिता की तरह, ना वो पूरा ऑपोजिट होगा, मतलब एवरेज सा होगा वो बच्चा अपने पेरेंट्स की तरह। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर एंड हिज सन। सचिन तेंदुलकर कौन है, क्रिकेटर है, और उसका एक सन है अर्जुन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर महान गॉड ऑफ क्रिकेट है, जबकि अर्जुन तेंदुलकर क्या है, वो भी एक क्रिकेटर है, अच्छा क्रिकेटर है, पर सचिन तेंदुलकर जितना नहीं है। तो उसने जो गुण लिए सचिन तेंदुलकर के अर्जुन तेंदुलकर ने, तो वो एवरेज गुण लिए, उतना अच्छा वो नहीं बन पाया, पर क्रिकेटर तो वो बना। तो ये है लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस। जैसे अमिताभ बच्चन एंड उसका सन, अमिताभ बच्चन जो एक्टर है उसका सन अभिषेक बच्चन है। अमिताभ बच्चन अपने टाइम का बहुत अच्छे जो हीरो एक्टर हम कह सकते हैं, जबकि अभिषेक बच्चन जो है वो भी एक्टर है, लेकिन अमिताभ बच्चन जितने अच्छे नहीं है। तो ये है कि एवरेज जो गुण है वो अभिषेक बच्चन ने अमिताभ बच्चन के लिए है। तो यही है लॉ ऑफ रिग्रेशन। तो लॉ ऑफ सिमिलरिटी कहता है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे होंगे। लॉ ऑफ वेरिएशन बोलता है कि जरूरी नहीं है कि जैसे पेरेंट्स होंगे वैसे ही बच्चे, और लॉ ऑफ रिजेम्बलेंस बोलता है कि एवरेज गुण जो है वो बच्चा लेता है अपने पेरेंट्स से। ये आपको याद रखना है। अब कुछ स्टेटमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू बी एन झा। ये भी एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि बी एन झा की एक स्टेटमेंट है, हेरिडिटी इज सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट। तो हेरिडिटी जो होता है वो सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट होता है, किसके अकॉर्डिंग, बी एन झा के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है ये भी, जो ये सारे मैंने पॉइंट लिखे हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको ये ध्यान से आपको ये पढ़ने हैं। जेनेटिक डिस्पोजिशन चेंज, क्वेश्चन आया था कि जेनेटिक डिस्पोजिशन क्या होता है। तो जो जेनेटिक डिस्पोजिशन होता है, यानी कि जो जेनेटिक्स में जो चेंज होता है उसे मैच्योरेशन कहते हैं। और मैच्योरेशन कैसी है, होती है बायोलॉजिकल चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, बायोलॉजी का ये पॉइंट है, आपको ये डायरेक्टली आपको ये पॉइंट याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। 2024 जून 2024 एचपी टेट नवंबर में ये क्वेश्चन पूछा गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसे कहते हैं, मास्टर ग्लैंड को कहते हैं। नेक्स्ट है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो नोन एज डक्टलेस ग्लैंड। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, एक पिट्यूटरी ग्लैंड वो कहते हैं मास्टर ग्लैंड को, और एक है एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन कहते हैं डक्टलेस ग्लैंड को। ओके, ये बायोलॉजी के कुछ टर्म है, आपको एज इट इज आपको याद रखने हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट है तो आपको ये पता होगा। बिकॉज दे सीक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको डक्टलेस ग्लैंड क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सीक्रेट हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू ब्लड को वो डायरेक्टली हार्मोन को सीक्रेट कर देता है। तो आपको एज इट इज आपको ये पॉइंट याद रखना है। 2024 में एक और क्वेश्चन आया था इसी से, विच इज कंट्रोल्ड बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, तो वो मेटाबॉलिज्म है। तो आपके कुछ पॉइंट्स है जो आपको एज इट इज याद रखने। तो हमने इस वीडियो में सबसे पहले हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा कि हेरिडिटी क्या होते हैं, जो हम जीन्स के थ्रू अपने पेरेंट्स से कुछ ट्रेट्स लेते हैं उसे हेरिडिटी कहते हैं, और एनवायरनमेंट एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो अफेक्ट करता है एक ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट को। हेरिडिटी एक स्टैटिक फैक्टर है और एनवायरनमेंट एक डायनेमिक फैक्टर है। उसके बाद हमने क्रोमोसोम्स का कंसेप्ट पढ़ा कि 23 पेयर्स होते हैं एक ह्यूमन में, और 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिनमें से 22 ऑटोड्रोम्स होते हैं, और एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। मेल में XY होता है और फीमेल में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। ट्विंस का कंसेप्ट पढ़ा, दो तरीके के ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस और फ्रेटर्नल ट्विंस। ओके, उसके बाद हमने नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट पढ़ी, जो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की एक डिबेट थी। उसके बाद हमने ग्रेगोर मेंडल की एक थ्योरी पढ़ी, जो मटर पीज से जो रिलेटेड थ्योरी थी, और कुछ उसके 3 प्रिंसिपल थे जो आपको हमेशा याद रखने हैं। उसके बाद हमने 3 लॉ पढ़े हेरिडिटी के जो आपको पता होने चाहिए, नेम इसके कई बार पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट पढ़े, स्टेटमेंट्स पढ़ी, जो आपको एज इट इज पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। तो यही थी हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का टॉपिक। हम आप इससे रिलेटेड हम आपके लिए अभी एक MCQs की सीरीज भी लेके आएंगे, टॉपिक वाइज वो MCQs हम आपके लिए लेके आएंगे। तो ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।